22 वर्षीय रितु अपने आम के बगीचे में आती है। उनके साथ में उनका एक छोटा भाई लगभग 12-13 साल का। शाम हो चुका था। रितु जल्द से जल्द कच्चे आम तोड़ना चाहती थी। उसको कच्चे आम बहुत ही पसंद थे और खास करके एक जो पेड़ था उनके बगीचे में, उसका जो स्वाद था ना, कच्चा आम भी बड़ा मजेदार लगता था। तो रितु जल्दी से अपने छोटे भाई के साथ उस पेड़ के पास पहुंचती है। उस आम को तोड़ने की कोशिश करती है। उनके छोटे भाई भी पत्थर उत्थर फेंक रहा है, लेकिन आम टूट नहीं रहा। अंधेरा होते जा रहा है और छोटा भाई कह रहा है कि दीदी चलो, देखो अंधेरा होने वाला है, मम्मी पापा नाराज होंगे, चलो जल्दी। लेकिन रितु कहती है नहीं भाई, मैं बिना आम तोड़े से जाऊंगी नहीं। अब एक तरह से वो भी कोशिश कर रही थी, रितु भी और उनका छोटा भाई, लेकिन एक भी आम ऊपर से टूट कर नहीं गिरता है। ना जाने कितने पत्थर अब वो लोग फेंक चुके थे दोनों भाई बहन, लेकिन एक भी आम गिरता नहीं है। निराश हो जाती है रितु। तब उनका छोटा भाई कहता है कि दीदी चलो, मम्मी नाराज हो जाएगी, चलो मम्मी नाराज हो जाएगी। आखिरकार रितु भी मन बना लेती है कि ना, आज टाइम सही नहीं है, चलो फिर हम कल आएंगे। लेकिन जैसे ही वो जाने को तैयार होती है, तभी जैसे आंधी तूफान तो था नहीं, अचानक आम की डाली हिलने लगती है और ऊपर से बहुत सारे आम भरभरा करके नीचे गिर जाते हैं। आश्चर्य में दोनों भाई बहन पड़ जाते हैं। आखिर ये चमत्कार किसने किया? एक तरह से रितु उस टाइम तो थोड़ा डर भी जाती है, लेकिन छोटा भाई कहता है कि देखो देखो दीदी, हमने पत्थर मारा था ना, अब जाके आम गिरा है, टाइम लग गया, चलो चलो जल्दी समेटो, अब इसके बाद हम घर चलते हैं। अपने भाई की आवाज़ सुन करके और उसकी बात सुन करके सब डर भूल जाती है, जल्दी जल्दी आम समेटने लगती है। उसका भाई का कहना था कि देखो, कुछ देर पहले मैं पत्थर मारा था और वही पत्थर असर किया है, ऐसी से आम गिरा है। लेकिन रितु जानती थी कि ऐसा नहीं होता है, ये कुछ बात अलग है। लेकिन उस टाइम जल्दी जल्दी आम समेट करके अपने घर की तरफ चल देती है। लेकिन मन में एक खौफ रहता है, आखिर ये कारनामा किसने किया? वहाँ पर तो कोई दिखाई नहीं दिया, तो आखिर अपने आप आम की डाली कैसे हिलने लगी और कैसे गिर गया? वहाँ तो कोई जानवर भी नहीं था, ना कोई बंदर था, ना ऐसा कोई जानवर। आखिरकार दोनों भाई बहन अपने घर पहुँचते हैं और रितु तो कुछ थोड़ा सा खामोश थी इस घटनाक्रम को लेकर के कि अचानक ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन उनका भाई अपने माँ से कह रहा था कि देखो माँ, आज हमने एक पत्थर में इतने आम तोड़ दिए, दीदी तो थक गई थी तोड़ते तोड़ते, लेकिन एक भी आम से नहीं गिरा। मैंने पत्थर मारा था और इसके बाद 5 मिनट के बाद में आम भरभरा के गिरने लगता है। जब माँ सुनती है तो वो भी हंस पड़ती है। ऐसा कौन सा पत्थर मारा था जो 5 मिनट के बाद में जाकर के असर करता है? चल बुद्धू कहीं के, ऐसा होता है क्या? तब माँ जो है ना, रितु से सवाल करती है, बेटा ये क्या कह रहा था छोटा? तब रितु अपने चेहरे पर बरबस मुस्कान लाती है और कहती है, माँ ये ऐसे ही बोलता रहता है, कोई हवा का झोंका आया था और फिर आम टूट के गिर गया था। भला 5 मिनट पहले पहले पत्थर मारो और उसके बाद आम कैसे गिरेगा माँ? तुम भी समझदार हो। माँ और जो रितु थी दोनों हंसने लगे। बात आई गई होगी। रितु जो थी ना, अब वो दिल्ली में उनका पूरा परिवार रहता था। पूरा परिवार गर्मी के टाइम 1-1.5 महीने की छुट्टी के टाइम अब लोग अपने गांव में व्यतीत करते थे। और रितु हर साल आया करती थी, उनका परिवार भी आता था। लेकिन ऐसा कभी ये वाकया उनके साथ में कभी घटा नहीं था। तो आखिर बात क्या थी? अपने माँ से जो कुछ बताना था कि एक हवा का झोंका आया था और इसके बाद वो आम भरभरा के गिरा था। अब इसके बाद वो सोच में पड़ गई थी। रात में इसी बात पर उनका दिमाग अब तरह तरह का सोच विचार कर रहा था। ये क्या हो सकता है? हमने तो ऐसा कभी देखा नहीं कि बिना हवा का कोई चीज़ हिल जाए, और इतने मोटे मोटे आम कैसे टूट के गिर सकते हैं? लेकिन रात गई, बात गई। सुबह में अपना फ्रेश मूड से अपना जो भी काम था, अभी तो आए हुए दिल्ली से इनको 3 दिन ही बीता था। अब इसके बाद
अब गांव में मौज मस्ती भी करनी है, अपने सहेलियों से मिलना भी है, और उस काम में लग चुकी थी। सारा दिन व्यतीत करने के बाद अब गर्मी का टाइम था तो अधिकांश लोग छत पर ही अपना सुआ करते थे। अब रितु का भी पूरा परिवार जो था ना, छत पर ही रात के टाइम मौसम थोड़ा ठंडा ठंडा हो जाता था, ठंडी हवा चलती थी, तो नीचे वो लोग ज़्यादातर सोते नहीं थे। छत पर ही पूरा अब एक तरह से बिस्तर बिछा करके लाइन बाय लाइन से, पहले अब एक तरह से मम्मी सोती थी, उसके बाद में रितु, इसके बाद में उनका छोटा भाई। आज जो जेंट्स होते थे ना, वो उनके लिए दूसरा छत था। मतलब उनका जो घर था ना, थोड़ा सा लंबा चौड़ा था। दूसरे छत पर उनके चाचा भी, उनका भी तो परिवार रहता था। तो उनका जो चाची थी वो तो नीचे ही ज़्यादातर रहती थी। नई नई शादी कुछ साल पहले हुआ था, तो वो छत पर नहीं सोती थी। चाचा जरूर सोते थे रितु के पापा के साथ में, और वो लोग अलग सोए हुए थे। रात ज़्यादा अब बीत चुकी थी, लेकिन रितु के आंखों में नींद नहीं आ रही थी। आसमान में चांद दिखाई दे रहा था, और उसी चांद को देख करके अपने मन में तरह तरह का कल्पना कर रही थी कि इस बार मैं गांव में आकर के कितना आनंद आ रहा है। आम का सीजन भी है, और देखो कल कितने सारे कैरी कच्चे आम हमने तोड़ के लाए, कितना स्वादिष्ट था। इस तरह से 22 साल को हो गई थी, लेकिन अभी उनमें ऐसा प्रेम और ऐसा कुछ किसी के साथ में हुआ नहीं था। बिल्कुल अपने आप में मस्त रहती थी, अपने पढ़ाई में ध्यान अब अक्सर उनके पढ़ाई में ज़्यादातर रहता था। इसके बाद जब टाइम मिलता था तो अपने सहेलियों के साथ बात करने में, खेलने में, कूदने में, ऐसा ही उनका टाइम व्यतीत होता था। कोई नहीं होता तो अपने छोटे भाई के साथ में मौज मस्ती करती रहती थी। अब रात का जो पहर था ना, ज़्यादा अब बीत रहा था, और रितु के आंखों में नींद नहीं थी। वो अपने माँ की तरफ देखती है, माँ भी नींद में सोई हुई है, भाई भी सोया हुआ है, और छत पर उनके जो पापा कुछ देर चाचा से बातचीत कर रहे थे, वो लोग भी अब खराटे ले रहे थे। मतलब सारा परिवार जो था, जो छत पर सो रहा था, सब नींद के आगोश में थे। बस रितु की आंखों में ना जाने क्यों नींद नहीं आ रही थी। और आखिरकार जब ठंडी हवा चलने लगी, तब उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ठंडी हवा का लहर कहाँ से आ रही है। उठना चाहती थी, लेकिन ना जाने क्यों उठ नहीं पाई। ऐसा ठंडी हवा का लहर अब उनके चेहरे पर पड़ता है कि नींद बखूबी उनको आ जाती है, और उसके बाद उनको होश नहीं रहता है। अब बगल में सोई हुई उनकी माँ, रितु की माँ, अब उनको प्यास लगती है। प्यास जब लगती है तो उठ के बैठ जाती है। पानी पीने के लिए अब नीचे जाना होगा, पानी का अब उन्होंने ऊपर प्रबंध नहीं किया था। कौन सा ज़्यादा सीढ़ी नीचे उतरना भी नहीं था, एक ही मंजिल का घर था। तो जैसे ही उनका नींद खुलता है, उठ के बैठती हैं, तो अपनी बेटी के बगल में किसी को देख करके अब उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। देखते ही कि उनके बगल, जो बेटी बगल में है, और उसके कपड़े थोड़ा सा उल्टे पुल्टे हुए पड़े हैं। अब बगल में एक नौजवान कुछ टाइम के लिए दिखाई देता है। अब फिर वो जैसे उठती हैं और अपने होशोहवास में होती हैं, आँख मलते हुए, तब तक कुछ देर दिखाई दिया, फिर वो गायब हो चुका था। ये सब देखने के बाद में रितु की माँ को लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये जरूर मेरा कोई डरावना ख्वाब होगा, कोई सपना होगा डरावना, ऐसे कैसे हो सकता है। कभी उन्होंने भूत प्रेत देखा नहीं था, किससे कहानियां तो बहुत सुना था। अपने मन को अब दबा देती कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब गर्मी का टाइम है, और वो प्यास भी थी, लगी हुई थी, तो अपने बेटी को कपड़ा लत्ता जो अब शरीर से इधर उधर हो चुका था, उसको सही कर देती है। अब फिर नीचे उतरती है। पानी पीने के बाद जब सीढ़ियाँ चढ़ के आती है ना, तो वही नौजवान लड़का उनकी बेटी के बगल में लेटा हुआ, और उन बेटी के यानी रितु के बालों से अब उंगली फिराता हुआ, मतलब बालों से खेल रहा था। एक पल देख करके रितु की माँ की आंखों में खून उतर जाता है, और वो जोर से चिल्लाती है, कौन है तू। और रितु की माँ की आवाज़ सुन करके जैसे वो लड़का जैसे हवा में गायब हो जाता है। अब रितु की माँ की आवाज़ इतनी कड़क थी कि घर में जितने लोग थे,
उनके पति यानी रितु के पापा, उनके चाचा, नीचे उनकी चाची सो रही थी। नई नई शादी जो बताया था ना, 2-3 साल ही हुए थे। थोड़ा अभी पर्दा वगैरह, शर्म वगैरह अभी ज़्यादा था उनमें, तो छत पर आती नहीं थी। चाहे कितनी भी गर्मी पड़े, बिजली रहे ना रहे, घर में या आंगन में गुजारा कर लेती थी। वो भी जाग चुकी थी। और उधर छत पर अब रितु की भाई भी जाग चुका था, लेकिन रितु का नींद खुल नहीं रहा था। सब एक तरह से आवाज देने लगे, क्या हुआ क्या हुआ, क्यों चीखी। रितु के पापा जो थे ना, और उनके चाचा दौड़ते हुए कि मामला कुछ है। तभी मेरी पत्नी जोर से चीखी है, कौन है। अब ऐसे वो लोग आ गए, क्या बात है, किस पर तुम चीखी थी, कौन था यहाँ पर। लेकिन रितु की माँ, जब वो लड़का गायब हो जाता है ना, तब उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। चेहरे पर डर की रेखाएं दिखाई देने लगती हैं। हाँ, कुछ बोल नहीं पाते। पूरा शरीर जैसे जाड़े का बुखार आ चुका है, कांप रहा है, ऐसा हो रहा है। जब रितु के पापा आते हैं, देखते हैं अपनी पत्नी की हालत, और उनके जो देवर होते हैं वो भी आते हैं कि क्या हुआ भाभी को, क्या हुआ भाभी को। जो रितु के पापा कहते कि हम तुमने दोनों ने आवाज़ शायद सुनी थी, वो किसी को डांट रही थी। तब उनको जो सीढ़ियों पर अभी भी खड़ी हुई थी, डर के मारे कांप रही थी, और उनको बिस्तर पर ले जा करके बिठाया जाता है। अब तब जा करके उनको होश यानी थोड़ा डर कम होता है। रितु के पापा पूछते हैं, तब तक रितु सो रही है। रितु को परवाह नहीं है कि उस जगह पर क्या हो रहा है, उसके साथ में क्या हो रहा है, कोई परवाह नहीं है। तब रितु के बाबा पूछते हैं कि बात क्या हुई थी, तुमने इतना जोर से चीखा क्यों, क्या कोई ऐसी चीज देख ली, कोई भूत प्रेत तो नहीं देख ली, मजाक में पूछते हैं। और रितु की माँ जो है ना, डरी हुई है, अभी भी बार बार अपनी बेटी की तरफ देख रही है। और तब रितु के बाबा को संदेह होने लगता है। कहते हैं कि बात क्या है रितु की माँ, मुझे बता दो, धीरे से बता दो, मुझे समझा तो दो ताकि मैं भी जान सकूं बात क्या हुई है। जब सब कुछ इतना होने के बाद, लेकिन रितु की माँ कुछ देर तक कुछ भी नहीं बोल पाती। आखिरकार उनके देवर वो भी बोलने लगते हैं, और उनके पति भी बोलते हैं कि भाभी जब तक आप बताओगे नहीं, पता कैसे लगेगा। आखिरकार रितु की माँ बताती है सारी बात। कहती है कि मुझे प्यास लगा था तो मैं उठ के बैठी, और इसके बाद मैं देखा मेरी बेटी के पास में कोई लेटा हुआ था। अब मुझे लगा कि नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे घर में कोई नौजवान लड़का कैसे आ सकता है। आंख मलने लगी, तब तक वो गायब हो चुका था। मुझे लगा कि कोई सपना ही होगा, भयानक सपना होगा। इसके बाद मैं नीचे उतरती हूँ, पानी पीती हूँ। आज जब मैं जीना चढ़कर ऊपर आ रही थी, आज तब मैं जो देखती है ना, तो मेरा दिल दहल जाता है। एक वही नौजवान लड़का जो मैंने देखी थी, मेरी बेटी के बगल में लेटा हुआ, उसके बालों में उंगली डालकर खेल रहा था। तब मैं चीखी थी। जैसे चीखती हूँ, वो लड़का एक सेकंड भी नहीं लगता है और धुआं की तरह गायब हो जाता है। अब इसके बाद रितु की माँ रोने लगती है, चुप ही नहीं होती है। उनके पति भी चुप कराते हैं। तब रितु के जो भाई होता है ना, अपनी बहन को उठाने लगता है, दीदी उठो, दीदी उठो। दीदी का बड़ी मुश्किल से आंख खुलती है। दीदी जब उठती है ना, यानी रितु उठती हैं, तो उनके पलकें भारी होती है। आंखों में खुमारी नींद की अभी भी दिखाई दे रही है। आंखें कुछ अलग सी दिखाई दे रही थी, लाल लाल सी, जैसे नींद पुराना होने के बाद में ऐसा महसूस होता है। लेकिन आंखें कुछ ज़्यादा ही सुर्ख नजर आ रही थी। अब एक तरह से पूरे हालात वहाँ क्या हुआ उनको समझ में नहीं आता रितु को। तो अपनी माँ से पूछती, माँ क्या हुआ, तुम ठीक तो हो, हुआ क्या है। रितु सब पूछ रही है, माँ भी उसको देख रही है। अब कैसे बताएं कि उसने क्या देखा था। तब माँ छिपा देती कि नहीं बेटा, कुछ नहीं, ऐसे कुछ बुरा सपना मैंने देख लिया था और उसी से मैं डर गई थी। अब ये बात जो माँ बोली थी, रितु के पापा भी, चाचा भी समझ गए कि बेटी जवान हो चुकी है। ये सब बातें बताने लायक नहीं होती है, वो लोग बात को वहीं छिपा देते हैं। अब इसके बाद वो बात का चर्चा ही नहीं होता है। अब एक तरह से अब जो रितु के पापा थे और चाचा थे, अपनी पत्नी से कहते कि तुम लोग ऐसा करो, नीचे चले जाओ, पंखा चल रहा है, आज जाके तुम लोग सो जाओ। अब इस बारे में हम लोग कल बात करेंगे। जो तुमने सपना देखा है, अब बेटी जगी हुई थी ना, वो भी जिज्ञासा था उसको कि बात क्या हुआ है।
क्यों मेरे पापा चाचा कह रहे हैं कि आप लोग नीचे चले जाओ। रितु मना करती है कि नहीं नहीं, ऊपर ठीक लग रहा है, नीचे हवा गर्म है, हम तो यहीं सोएंगे। लेकिन माँ कहती कि नहीं बेटा, मुझे भयानक सपना आ रहा है, और सपना जो ठीक नहीं होता है, चलो हम नीचे चलते हैं। अब इसके बाद रितु, रितु की माँ और उनका छोटा भाई नीचे चले जाते हैं। इधर चाचा और पापा आपस में सलाह मशवरा करने लगते हैं। चाचा कहते हैं कि भैया, ये जो भाभी ने बोला था बात सही है क्या? तब कहते हैं रितु के पापा कि देखो वो कभी झूठ बोलती नहीं है, क्या पड़ी है उसको झूठ बोलने की, और जवान बेटी हो चुकी है, ऐसा कभी नहीं बोलेगी, मामला कुछ ना कुछ तो है। तब अब तो कुछ फैसला हो नहीं पाया, और दोनों लोग अब काफ़ी देर तक बातें करते रहे, जो भी समझ में आ रहा था कि हमें करना क्या चाहिए था। तब चाचा जो थे ना रितु के, कहने लगे भैया, कल हम किसी पंडित वगैरह से चुपचाप मिलके बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं, रितु के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, बता देंगे कि रितु के भाई के साथ में अब ऐसा कुछ हुआ था, कुछ न कुछ ऐसा तो करना पड़ेगा, जवान बेटी है, आगे चल के शादी ब्याह में थोड़ा दिक्कत परेशानी हो जाएगी। अब समझ रहे थे आपस में लोग। आखिरकार सुबह में अब वो लोग एक तांत्रिक के पास में जाते हैं। अब पूरा झूठ मूठ की कहानी, मतलब अपनी बेटी के बारे में, ऋतु के बारे में नहीं बताते हैं। बताते हैं कि मेरा जो बेटा है, छोटा बेटा, उसके पास में एक जवान लड़का दिखा था। तो पंडित जी क्या हो सकता है? पंडित जी कहने, मैं अब ऐसा कैसे मैं देख सकता हूँ, उस लड़के को लाओ, तब मैं देख के पहचान सकता हूँ कि आखिर मामला क्या है। ऐसे में हवा में जान नहीं पाऊंगा, या तो मैं उस घर पर चलूँ, मैं वहाँ पर छानबीन करूँ, तब मुझे थोड़ा बहुत जानकारी मिल सकती है। आखिरकार जो प्रीतु के चाचा थे वो कहने लगे ठीक है पंडित जी, आप हमारे साथ में चलिए। पंडित जी को लेके आते हैं। अब पूरा कहानी तो पहले बता चुके थे। तब पंडित जी पूछते हैं कि ये हादसा कहाँ हुआ था। छत पर वो लेके जाते हैं। छत पर पंडित जी इधर उधर घूमते हैं, अपने तंत्र मंत्र का प्रयोग करते हैं। आप काफ़ी देर तक इधर उधर थोड़ा परेशान सा दिखते हैं। अब फिर दोनों को बुलाते हैं, रितु को, पापा को, और रितु के चाचा को। परिवार के लोग नीचे था, उनको कोई मतलब नहीं, लेकिन रितु की माँ थोड़ी डरी हुई दिखाई दे रही थी। और रितु भी पूछ रही थी कि ये लोग पंडित जी क्यों आए छत पर। और तब कहने लगी मुझे बुरा सपना आया था ना बेटा, क्या पता उस जगह पर जहाँ हम सोते हैं कुछ बात हो, कोई आत्मा आत्मा का चक्कर हो, ऐसा भी बुरा सपना आता है ना। तो उसी बारे में पंडित जी लेके आए हैं लोग और जानकारी ले रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा होता रहता है। माँ रितु को समझा देती है और रितु भी समझ जाती है कि चलो हमें क्या करना है। पंडित जी पूरा एक तरह से पूरा चक्कर छत का लगाते हैं और फिर थोड़ा बेचैन दिखाई देने लगते हैं। दोनों अब लोगों को बुलाते हैं, रितु के चाचा को और रितु के पापा को, एकांत में। कहते हैं यहाँ पर चक्कर आप लोग जो बोल रहे हैं ना, चक्कर तो है और चक्कर कम नहीं है, चक्कर बहुत ज़्यादा है। ऐसे एक शख्स का मैं यहाँ पर आभास देख रहा हूँ जो यहाँ पर होना नहीं चाहिए, और अभी भी इस जगह पर, इस घर के आसपास में मंडरा रहा है। शायद अंधेरा होने का इंतजार कर रहा है, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, पंडित जी बता रहे हैं। अब रितु के पापा भी थोड़ा डर जाते हैं और चाचा भी डर जाते हैं। कहते हैं कौन हो सकता है पंडित जी? और तब कहते हैं कि मैं अब कैसे बताऊं कौन हो सकता है, अब ये सब रात होने के बाद जब मैं पूजा पाठ करूंगा तब मैं बता सकता हूं। लेकिन है, आप लोग जो बोल रहे हैं ना, चक्करबाजी है। लेकिन जैसा मैं देख रहा हूं ना, जैसा मैं समझ रहा हूं, ये आपके बेटे के साथ में ऐसा कुछ करने वाला नहीं है। ये ऐसा शख्स जो मुझे इसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जो मैं समझ रहा हूं अभी तक, वो आपके बेटे के साथ में नहीं। हो सकता है कि बिटिया के साथ में ये अटैच हो, इसकी आत्मा बिटिया के साथ में हो। जब ये लोग दोनों लोग सुनते हैं ना, चाचा और पिता रितु के, तो डर के मारे कांप जाते हैं। कहते हैं कि नहीं नहीं, बेटी के साथ में तो हमारा कोई ऐसा चक्कर था नहीं, वो तो आराम से सोई हुई थी, बस बेटा के बगल में ही वो शख्स हमें, मेरी पत्नी को दिखाई पड़ी थी। और उस कुछ हुलिया भी बताते हैं कि ऐसा देखने में ऐसा था। और तब पंडित जी बोलते हैं कि अपने पत्नी को बुलाओ। अब जो रितु के चाचा है आवाज़ देते हैं, छत पर बुला लेते हैं। पंडित जी हुलिया अब जानते हैं,
रितु की माँ से। और रितु की माँ वो हुलिया बयान करती है। अब इसके बाद उनको भेज दिया जाता है कि आप नीचे जाओ। अब तीनों लोग, पंडित जी और रितु के पापा, रितु के चाचा, छत पर खड़े हुए हैं, सलाम मशवरा कर रहे हैं। और तब पंडित जी कहते हैं कि देखो, जिस तरह का हुलिया है, अजय, मैं समझ रहा हूँ, ये बेटा तुम्हारे जो है ना, इसके पास में वो जो शख्स है, जो प्रेतात्मा है, वो ज़्यादातर शिकार लड़कियों का करता है। आप लोग सच बताइए। लेकिन कोई भी लोग मानने को तैयार नहीं थे, ना चाचा ना पिता, क्योंकि मेरी बेटी की बदनामी हो जाएगी, शादी ब्याह में थोड़ा रुकावट आ जाएगी। अब ऐसा ही माहौल था वहाँ का, वो लोग मना कर देते हैं। तब पंडित जी कहते हैं कि ठीक है, आप लोग शाम को मंदिर में आइएगा और तब मैं विशेष जानकारी दूंगा। अब इसके बाद में वो चर्चा वहीं पर ख़त्म हो जाती है। शाम को चाचा जाते हैं, पंडित जी भभूत पढ़ के दे देते हैं और कहते हैं पूरे अपने घर में हर तरफ छिड़काव कर देना। अब इसके बाद थोड़ा शांति आ जाएगी, जो मैं समझ रहा हूँ। अगर नहीं आता है, अगर वो आत्मा फिर दिखता है, तो मुझे विशेष अनुष्ठान अनुष्ठान करना पड़ेगा। चाचा कहते हैं ठीक पंडित जी, हम देख लेते हैं, और इसके बाद जो कहेंगे हम कर लेंगे। अगली रात यानी आज की रात अब आ चुकी थी, लेकिन डर के मारे जो चाचा पापा थे ना, अब रितु को ना छत पर जाने दे रहे हैं, ना अपने भतीजे को और ना अपनी भाभी को, कि आप लोग तीनों लोग नीचे ही आराम कीजिए। हाँ, लेकिन रितु जिद कर रही थी कि नहीं, हमें तो छत पर सोना है, नीचे गर्म हवा लगती है, बेचैनी होती है, मैं सो नहीं पाऊंगी। लेकिन रितु को माँ समझा देती है कि नहीं बेटी, अभी पूजा पाठ हुआ है, कोई आत्मा आत्मा के चक्कर छत पर और अभी जाना ठीक नहीं है। रितु आत्मा पर, भूत प्रेत पर कभी यकीन करती नहीं थी। पढ़ी लड़की लड़की थी, साइंस पढ़ती थी, तो आत्मा को कैसे भला पहचाने। किस्से कहानियाँ जरूर सुन रखी थी अपने सहेलियों से। अब एक तरह से वो किस्से कहानी की तरह ही थे, यकीन नहीं करती थी। और वो कहने लगी, माँ क्या ये सब आत्मा वगैरह तुम लोग क्यों बात कर रहे हो, ये सब होते नहीं माँ, आप लोग अंधविश्वासी हो। अरे छोड़ो ना इन बातों को, चलो हम तीनों चलते हैं, ऊपर ही सोएंगे, कोई आत्मा आत्मा नहीं होता है। लेकिन माँ डांट देती कि नहीं बेटा, जब बड़े कह रहे हैं ना तो कहना मानना चाहिए ना, चलो अभी सोएंगे यहीं पर नीचे। माँ जबरदस्ती अपने बच्चे को नीचे सुलाती है। अब इसके बाद बड़ी मुश्किल से रितु को नींद आती है, लेकिन जो माँ होती है ना, बहुत देर तक जागती रहती है। उनकी आंखों से जैसे नींद गायब हो गया। जब ऐसा कुछ देखने के बाद में कौन भली माँ अब नींद से आराम से सो सकती है। चिंता लगा रहता है कि कहीं वो प्रेतात्मा फिर मेरी बेटी के साथ में अब कुछ संपर्क करने की कोशिश ना करे, उसके शरीर से खेलने की कोशिश ना करे। डर तो लगा रहता है ना। और वही डर में उस टाइम उनकी आंखें अब एक तरह से खुली हुई थी। आधी रात बीत चुकी थी। अचानक रितु की माँ को लगता है कि नीचे तो गरम गरम पंखा हवा दे रहा है, अचानक ये ठंडा ठंडा हवा कैसे दे रहा है। उनको लगा कि बाहर में मौसम शायद बदलाव तो नहीं हो गया। और जब पंखा का ठंडी ठंडी हवा महसूस होने लगता है ना, तब उनकी आंखें अब अपने आप बंद होती चली जाती है। एकदम गहरी नींद में आ जाती है। कुछ ही देर में खर्राटे अब सुनाई देने लगता है। और ऊपर जो चाचा थे और उनके रितु के पापा, वो भी अब आराम से सो गए थे कि वह भभूत डाल दिया है, अब कोई शैतानी आत्मा अब इस घर में आएगा नहीं। वो लोग भी निश्चित हो गए थे। अब मेरा परिवार तो अब नीचे है, छत का मामला था तो छत पर तो है नहीं। जो भी भुला भटका आत्मा होगा अब हमारे छत पर या हमारे घर के बाउंड्री के पास छूने की कोशिश नहीं करेगा। और जो उनकी चाची थी नई नवेली, वो भी अपने कमरे में, गर्मी लग रही थी तो अपनी खाट वो बाहर निकाल लिया। अब खाट निकालने के बाद आसमान में चांद दिखाई दे रहा था और अपने खाट पर, अभी बाल बच्चा था नहीं, 3 साल शादी के हुए थे और ऐसे ही उनकी नींद नहीं आ रही थी। पति उनके छत पर थे, आप समझ सकते हैं ना। तो उनकी आंखों में नींद नहीं थी। एक बार नींद खुल गई तो नींद नहीं आ रही थी। खाट लेकर के बाहर आ गए। बाहर भी गर्मी का अब एहसास हो रहा है और घर के अंदर तो पंखा जैसे गरम गरम हवा दे रहा था। जैसे ही खाट पर आकर के सोने की कोशिश करती है, तभी उनको लगता है जैसे छत की सीढ़िया से कोई नौजवान उतर रहा हो। नौजवान को जब देखती तो लगता है कि
ये कोई चोर उचक्का तो नहीं है। चाची जी को इस बारे में ना तो रितु को माँ ने, या रितु के चाचा ने, या रितु को पापा ने, मैंने परिवार के किसी सदस्य ने कोई नहीं बताया था कि इस छत के ऊपर में ऐसे ऐसे कांड रात में हुआ था। उनको बताया गया था कि बस एक कोई ऐसा ही पूजा पाठ हमने किया है, पंडित जी को दिखाया है, कोई बात नहीं, डरने वाली बात नहीं। चाची को तो पता भी नहीं था। जब उस नौजवान को सीढ़ी उतरते हुए देखती हैं तो उनको लगता है कि चोर है। और तभी नौजवान घूर करके चाची की तरफ देखता है। और जब उसकी आंखों में आंखें मिलती है ना, तो चाची का सर चकराने लगता है। ऐसा लगता है कि उनको अब चक्कर 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 पर चक्कर आ रहा है, और ऐसा चक्कर आता है कि वो बेहोशी के आलम में चली जाती है। और उसके बाद में उनको कुछ होश नहीं रहता है। और उधर कमरे के अंदर में रितु आराम से सोई हुई है, और रितु की माँ भी और उनका छोटा भाई भी, सब लोग मज़े में सो रहे थे। जब ठंडी हवा चली थी ना, तो रितु की माँ भी गहरी नींद में आ चुकी थी। और वो नौजवान लड़का धीरे धीरे, अब दरवाज़ा खुला था, और फिर कमरे के अंदर प्रवेश कर जाता है। रितु की माँ को देखता है, और फिर अब वो रितु के बगल में जैसे जा पहुंचता है। रितु को अपने दोनों हाथों से उठा लेता है, और रितु को जैसे होश ही नहीं था, और सीधे अपने हाथों से उठा करके और सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ छत पर पहुंच जाता है। उसी जगह पर जहाँ पर रितु अब पिछली रात को यानी सोई थी, जहाँ पर ये सब कुछ हुआ था। और उधर जो चाचा और पापा थे ना रितु के, वो भी नींद में सोए हुए थे। और इधर अब लड़की, जवान लड़की के साथ में ये सब क्या करने वाला है, आप समझदार हैं, समझ सकते हैं। और चाचा जो है ना, अब उनके अचानक जैसे कोई बुरा सपना आता है, जैसे उनको कोई कानों में कह रहा है कि तू सोता ही रहेगा कि अपने घर बार को भी देखेगा। जैसे उनको कोई आवाज़ दे रहा हो, उनको कानों में आकर कोई बोल रहा हो कि तू सोता ही रहेगा, अपने परिवार को देखना, संभाल ले अपने परिवार को। जैसे उनको कोई जगा रहा हो, जबरदस्ती जगा रहा हो। और तब रितु के चाचा की आंखें खुल जाती है। कुछ पल वो बिस्तर पर उठ के बैठ जाते हैं कि कौन मेरे कानों में बोल रहा था, हुआ क्या। आज जैसे ही छत पर निगाह डालते हैं और जो देखते हैं ना, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। रितु वहाँ पर उसी जगह पर लेटी हुई है, और वो नौजवान लड़का उनके साथ में खेल खेल रहा है। और जैसे ही देखते हैं ना, अब रितु के चाचा जोर से आवाज़ लगाते हुए दौड़ पड़ते हैं। मेरे परिवार के साथ में तेरी हिम्मत, तू ऐसा कर सकता है, कौन है तू। अब इसके बाद में तो रितु के चाचा और पापा भी जाग जाते हैं, और वो लोग दौड़ते हैं छत के ऊपर। तब तक तो नौजवान गायब हो जाता है। और रितु के अस्त व्यस्त कपड़े, अब ये आवाज़ सुन करके जो अब चाची थी ना, वो तो बेहोशी में थी अभी भी, लेकिन माँ जाग गई थी। रितु को माँ वो भी दौड़ती हुई छत पर आ गई। जब देखती है कि मेरे बगल में मेरी बेटी नहीं है, तो मामला समझ में आ गया था। छत पर पहुँचती है, कपड़े अस्त व्यस्त जो था सही करती हैं, और फिर उसको उठा करके, अभी भी एक तरह से उसको बेहोशी की हालत में थी रितु, और तब नीचे लेकर आया जाता है। नीचे लाने के बाद में उसको होश कराया जाता है पानी वानी छिड़कने के बाद। लेकिन रितु को कुछ मालूम ही नहीं था कि उसके साथ में हुआ क्या है, कौन उसको लेके आया है, कैसे छत के ऊपर में आ गई, कुछ मालूम नहीं था। लेकिन अब छिपाना बेकार था। माँ सब कुछ बताती है कि बेटे तेरे साथ में ऐसा ऐसा खेल हुआ है। रितु को जैसे विश्वास नहीं होता है। नहीं माँ, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो भूत प्रेत को मानती नहीं हूँ। लेकिन माँ समझाती है कि बेटा मानना ही पड़ेगा। अब इसके बाद रात ही रात में सब फैसला करते हैं कि ना, अब हम दिल्ली चलते हैं, अब हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे। पापा बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, चाचा भी कहते हैं कि आप ठीक है, रितु को लेके जाइए। जब पूरा परिवार दिल्ली पहुँच जाता है ना, तब परिवार राहत की सांस लेता है। जो रितु की माँ थी और उनके पापा, तब वो राहत की सांस लेते हैं कि चलो अब तो हम गांव छोड़ के आके, अब क्या, वो प्रेतात्मा हमारा अब क्या बिगाड़ सकता है। और रितु भी ये सब समझने के बाद में वो भी खौफ में आ चुकी थी। पहले तो वो प्रेतात्मा को समझती नहीं थी,
भूत प्रेत पर यकीन नहीं करती थी। लेकिन जब माँ पूरी कहानी बताती अपनी बेटी से तो डरना तो बिल्कुल था। वो भी डर चुकी थी। वैसे कभी भूत प्रेत को मानती तक नहीं थी। खैर, जब दिल्ली अपना परिवार पहुंच जाता, अपने घर में पहुंच जाता है, और तब लोग बड़ा चैन से अपने आप को पाते हैं कि चलो मामला अब गांव का था खत्म हो चुका है। अब वो गांव से भूत दिल्ली कैसे पहुंचेगा। अब इसके बाद अब जो थके मांदे थे सफ़र के, आज जल्दी ही रात में अब एक तरह से रितु अपने कमरे में रहती थी। उसके साथ में छोटा भाई, एक ही पलंग पर दोनों लोग सोते थे। आज जो मम्मी पापा थे एक कमरे में, दो कमरे का ही घर था। दिल्ली का आवास था, कोई गांव का तो था नहीं कि अलग अलग कमरे हों। छोटा सा घर था और उसी में जिस तरह से गुजारा होता था। अब इसके बाद भाई बहन एक कमरे में, अब मम्मी पापा एक कमरे में। उनको लगा कि अब क्या मामला है। वो गांव का भूत प्रेत था, गांव में अब रह गया होगा। लेकिन आधी रात को जब रितु का भाई चीखने लगता है ना, चिल्लाने लगता है ना, तब मम्मी पापा दौड़ के जाते हैं कमरे में। रितु का भाई एकदम डरा हुआ, बड़ी बड़ी आंखों से आंसू गिर रहा है, चिल्ला रहा है। और तब मम्मी पापा पूछते हैं कि हुआ क्या बेटा, हुआ क्या बेटा। और तब कहता है कि मैंने दीदी के बगल में किसी नौजवान को देखा था, दीदी के पास में लेटा हुआ, और आगे कुछ बोल नहीं पाता है शर्म के मारे। और तब सारे लोग भयभीत हो जाते हैं। अरे, ये तो गांव का मामला था, शहर में कैसे हो सकता है। लोगों को यकीन नहीं था। लेकिन जब वो रितु का भाई बताता है ना, तब लोग मान लेते हैं। अब इसके बाद सुबह होते ही तांत्रिक, ओझा गुनी अब ढूंढने लगते हैं। ओझा गुनी आते हैं और तंत्र मंत्र करते हैं कि अब आज के बाद में ऐसा नहीं होगा। लेकिन 2-3 दिन बिल्कुल सही रहता था, और इसके बाद वही खेल दोबारा शुरू हो जाता है। अब तो मम्मी ही अब सोती थी वहाँ पर, और पापा अकेले सोते थे उस कमरे में। अब एक तरह से रितु के भाई और रितु की मम्मी अपनी बेटी को छोड़ती नहीं थी, ये सब जानने के बाद में। लेकिन जब भी वो शख्स आता था ना, माहौल बिल्कुल ऐसा हो जाता था ठंडा ठंडा गर्मी के टाइम में, जैसे एसी की हवा चल रहा, और ऐसे ही नींद आ जाती थी। एहसास नहीं होता था कब नींद आई, तब वो खेल खेल जाता था। अब इसके बाद जब आराम नहीं हुआ, परिवार के लोग तकलीफ बढ़ता चला गया, और रितु को भी लगने लगा कि हाँ, मेरे साथ में कुछ गलत हो रहा है। वो भी रोने लगी। अब एक तरह से दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं होती थी, बड़बड़ाती थी। और तब लगने लगा कि ना, देर नहीं करना चाहिए। एक परिवार का सदस्य उनका जो दिल्ली में रहता था, और वो कहता था कि आप लोग देर मत करो, जितना देर करोगे मामला बढ़ता जाएगा। जल्दी से जल्दी आप वहाँ राजस्थान में पहुँचिए, बालाजी के आप मंदिर के पास मेहंदीपुर। और तब जाके वो लोग वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद अब वहाँ पर मंदिर के दर्शन करते हैं, और रितु बताती है अपनी माँ से कि देखो माँ, मेरे मन में जो बेचैनी थी ना, अब वो शांत हो चुकी है। और काफ़ी दिन वहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं। और इसके बाद वो जो आत्मा रितु को शिकार बनाता था, अब वो पीछा छूट चुका था। अब तो रितु अपने शादी हो चुकी है, अपने अब घर पर है, अपने ससुराल में है। और इसके बाद में मेहंदीपुर जाने के बाद में अब सब कुछ पहले जैसे हो जाता है। लेकिन वो डर, वो खौफ जो उनका परिवार झेला था बहुत दिनों तक, वो कभी भूलता नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी रितु की। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई कहानी है जो आप मुझे भेजना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर और मेरी मेल आईडी पर आप मुझे शेयर कर सकते हो। दोस्तों, ये चैनल आपका है, इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और हाइप वाला बटन ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों, फिर हम मिलते हैं ना इसी चैनल पर कल की रात इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।